नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरे ही लिखी हुई कहानियाँ। इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 79। दोनों की हालत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नीरज धानी को खड़ा करते हुए दूर हो जाता है। धानी झट से अपने माथे पर साड़ी रख लेती है, जो गिरने की वजह से सर से उतर गया था। भाई, नीरज कैसा है? ये शरद से छुपा हुआ नहीं था। उसके हर अय्याशी के बारे में शरद जानता था, लेकिन उसे ये भी पता था कोई भी उसके करीब आने की कोशिश करती थी, तभी वो बिना दुनिया के परवाह किए आगे बढ़ जाता था। भाई, आप इनके साथ क्या? स्टॉप दिस नॉनसेंस। पागल हो गया है तू? तुझे लगता है मैं इसके साथ? ओके ओके, रिलैक्स हो जाइए, मुझे आप पर ट्रस्ट है। अरे जमाई बाबू, काहे अपने भाई को सुना रहे हैं? क्रिया चरित्र तो इसका खराब है। बुआ जी चिल्लाते हुए धानी के सर से साड़ी खींचते हुए बोलती है। इसके साथ पूरी रात रंगलियां मनाई है और अभी घूंघट करके जताना क्या चाहती हो कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो? नहीं नहीं बुआ जी, हमने कुछ नहीं किया है। या सी इज राइट। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप समझ रही है। गलती से हम कमरे में लॉक हो गए थे। नीरज भी शांति से बुआ जी को सफाई देता है। अरे, सब कांड करने के बाद सब यही कहते हैं, गलती से कमरे में बंद हो गए थे। लेकिन ये गांव है, यहाँ ऐसा त्रिया चरित्र वाली विधवा का कोनो माफी नहीं है। धीरे धीरे हल्ला होते हुए सब इकट्ठा हो गए थे। ताऊ जी, कैलाश जी सब आंगन में आ गए थे। धानी सर झुकाए हुए कोने में खड़ी थी। गनीमत ये थी कि शादी खत्म होने के बाद बाहर के लोग चले गए थे, और सब और थोड़ी देर बाद जो विदाई होने वाले थे उसमें सब आने वाले थे, इसलिए घर के लोग ही आंगन में जमा थे। भाई, आप गुस्सा मत हो ना, मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सच में भाभी के साथ? पागल हो गया है तू? तुझे लगता है मैं किसी के साथ जबरदस्ती करूंगा? वो चाय देने आई थी कमरे में और सडनली बाहर से कमरा का दरवाजा लॉक हो गया। शरद, प्लीज ट्रस्ट मी। हाँ भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं बात करता हूँ, आप शांत रहिएगा। ईशानी, तुम बोलो ना सबको। ईशानी का तो मुंह बना हुआ था। कहाँ उसकी विदाई हो रही थी और इस गांव से दूर जाती, और कहाँ ये तमाशा हो रहा था। हाँ, मैं बात करती हूँ। सभी निकल कर बाहर आ जाते हैं। इक्का कर दिया बहू ने। ताऊ जी सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। नहीं नहीं भाई साहब, बहू वैसी नहीं है, जरूर सबको गलतफहमी हुई है। अच्छा, दोनों कमरे में बंद थे, इस शहरी बाबू डांर पकड़ कर खड़े थे, दोनों आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं और कह रहे हैं गलतफहमी हुई है। बुआ जी फिर चिल्लाते हुए बोल दिया। बंद कीजिए अपनी बकवास। भाई प्लीज आप शांत हो जाइए, आपको मेरी कसम, आप अब किसी से लड़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन शरद, प्लीज मैं सबसे बात करता हूँ ना, आप शांत रहिए। शरद को पता था नीरज को बात करना नहीं आता है। बात समझने की बजाय और बिगड़ जाता। वो खुद ही बीच में आता है। ताऊ जी, पापा जी, प्लीज़ आप लोग विश्वास कीजिए। भाभी को तो आप लोग जानते हैं और मैं अपने भाई को जानता हूँ। मेरे भाई कभी किसी से के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। शायद दोनों गलती से कमरे में बंद हो गए हैं। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं ना। जितने लोगों की पता चलेगी उतनी बदनामी होगी। भाभी तो इस घर की इज्जत है, सोचिए आप लोगों की कितनी बदनामी होगी। शरद समझदारी से काम ले रहा था। हाँ, जमाल बाबू ठीक ही कह रहे हैं। जितने लोगों को पता रहेगा बदनामी हमारी ही होगी। एक काम करो कैलाश, तुम भी अपने परिवार को लेकर निकल जाओ। ताऊ जी इस मसला का हल बताते हैं। काहे की बहू यहाँ पर रहेगी तो हंगामा हो जाएगा, और अगर पंचायत को खबर लग गया तो बात का बतंगर बन जाएगा, और हम पंचायत के खिलाफ जा नहीं पाते हैं, हम भी पंचायत के सदस्य हैं। इसलिए तुम सब भी चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ताऊ जी सबको वहाँ से रवाना करने का प्लान बनाते हैं। सुशीला जी बुआ जी की तरफ देखती है, जो खुद परेशान होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी।
उन्होंने विधवा समिति को फ़ोन कर दिया था, पंचायत को भी खबर भिजवा दिया था, लेकिन अभी तक किसी का कोई खबर नहीं आया था। सब सोच रहे थे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल गया। नकुल, मेरा सामान गाड़ी में रखो, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ। नकुल नीरज का सूटकेस लेकर बाहर निकलता है। नीरज अपना फ़ोन लेने के लिए अंदर कमरे में चले जाता है। नकुल जैसे ही मेन गेट खोलता है, बाहर लोगों का हुजूम था। कुछ औरतें थे, कुछ आदमी थे, और आदमियों के हाथ में बड़े बड़े मोटे मोटे लठ थे। नकुल डरकर पीछे हो जाता है। पांडे जी, पांडे जी, निकालिए अपने चरित्रहानी विधवा बहू को, जिसने पूरे विधवा समाज को कलंकित किया है। नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। हमको कोनो गलत फहमी नहीं हुई है। अरे मुंह का देख रहे हो, पकड़ो, वो रही। कुछ सफेद साड़ी पहने हुए औरतें धानी को पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लग कोशिश करती है। वो घसीट रही थी। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, हमें मत ले जाइए। लेकिन लोगों के दहाड़ने की आवाज़ के सामने उसकी मिमियाने वाली आवाज़ कहाँ किसी को सुनाई देता। ऐसे कैसे आप हमारी बहू को ले जा सकते हैं, हाथ छोड़िए। ताऊ जी सामने आते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते सरपंच जी? आपकी बहू ने सभ्य समाज का नियम तोड़ा है, भूलिए मत। जब गांव की एक औरत ने अपने देवर के साथ नाजायज संबंध बनाया था तो आपने ही उसे दंड दिया था, जब आप सरपंच पद पर थे। और आज जब अपने घर पर बात आई तो आप विरोध पे उतर आए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पंच परमेश्वर होता है, यानी कि भगवान, और भगवान की नज़रों में सब एक बराबर होते हैं। जो उस वक्त का सरपंच था उसकी बात सुनकर ताऊ जी शांत पड़ जाते हैं। कैलाश रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ लेते हैं। भाई साहब, वो निर्दोष हैं। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? बहू को ख्याल रखना चाहिए था। अपनी मान मर्यादा और इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम पंचायत के खिलाफ नहीं जाओगे। लेकिन भाई साहब, वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं कैलाश, पंचायत का फैसला मानना ही पड़ेगा। आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। नीरज जब तक बाहर आता है सब धानी को ले जा चुके थे। किसी के फोन में नेटवर्क है? हाँ भाई, मेरे में है। तो मुंह क्या देख रहा है, पुलिस को फोन मिला ना। नीरज उसके हाथ से फोन छीनते हुए बाहर निकल जाता है। जिधर लोगों की भीड़ जा रही थी, वो उस तरफ चलते हुए फोन मिलाया जा रहा था। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो, मैं नीरज सक्सेना बोल रहा हूँ। हम अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। सुबह के समय पुलिस वाले कुल्ला कर रहे थे। अगर मेरी बात को सीरियस नहीं लिया ना तो 1 मिनट में लगेगा तुम्हें ट्रांसफर करवाने में। बस अपना नाम और एरिया बता देना। सलाम साहब। कांस्टेबल तुरंत हरकत में आ जाता है। अपनी टीम को लेकर जल्दी से बलरामपुर के गांव में पहुंचो। जी साहब। लेकिन वो तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मुझे कुछ नहीं पता है, जल्द से जल्दी वहां पर पहुंचो, और पूरी टीम के साथ। जी सर। नीरज के पीछे पूरा परिवार निकल जाता है। वैसे तो नीरज को किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पता नहीं, जब सुबह वो धाने की सारी सर पे से हटी थी तो एक पल के लिए उसकी आंखें उसकी आंखों से टकरा गई थी। दुनिया जहान का दर्द और सूनापन उसकी आंखों में भरा था, जो उसे अजीब सा कसमकस दे जाता है। और अभी उसकी हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां धानी को लेकर गए थे। एक पेड़ के नीचे पंचायत लगा हुआ था, जहां पर बुआ बातों में मसाला मिला मिलाकर सबको सब कुछ बता रही थी। अरे ये कुलक्षणी तो हमारे छोटे बेटे पर भी डोरे डालती है। इसकी हरकतों को देखकर हमारे भाई ने इसका ब्याह इसका देवर कराने की सोची थी, लेकिन इसका जवानी तो इतना मचल रहा है कि शहरी के बाबू को देखा नहीं और मुंह काला करके बैठ गई। सरपंच जी, अब हम इस चरित्रहीन औरत को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। हम पंचायत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे विधवा आश्रम भेजा जाए। बुआ जी अपनी बात कहकर शांत हो जाती है। विधवा आश्रम विधवा के लिए होता है, चरित्रहीन औरतों के लिए नहीं।
एक औरत सीधा आंचल की साड़ी पहने हुए खड़े होते हुए बोलती है। सिक्के जितनी बिंदी उसके माथे पर चमक रही थी, जो विधवा समिति की मुख्य अध्यक्ष थी। ऐसी औरतों को कहीं पर कोई जगह नहीं होता है, इसलिए इसके साथ सती प्रथा वाला नियम किया जाए, ताकि सभी विधवाओं के लिए ये एक सीख हो। जो भी अपनी मान प्रतिष्ठा गंवाकर पराये मर्दों के साथ रात बिताएगी, उनका यही परिणाम होगा, जिंदा जलाया जाएगा उन्हें। सब हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। गांव में पुलिस का कुछ भी नहीं होता था। अगर लड़का लड़की भागते हुए पकड़े जाते थे तो ऑन द स्पॉट उन्हें गोली मार दिया जाता था, और पुलिस और घर वाले कुछ नहीं कर पाते थे। सरपंच का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। नीरज जब तक वहां पहुंचता है तब तक वहां फैसला हो चुका था। बुआ जी पहले ही सबके साथ आ गई थी आग में घी डालने के लिए, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि फैसला ये हो जाएगा। विधवा आश्रम धानी को ले जाएंगे। खैर उन्हें क्या पता लगा हुए धानी से, धानी मरे या जिए। सब धानी को लेकर एक मैदान की ओर जा रहे थे। चिता जिंदा इंसान को चिता जलाने के लिए आग की लपटें आसमान छू रहे थे, और कुछ लोग लकड़ी में घी डालकर आग को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि आज इस आग की लपटें में जिंदा इंसान को जलना था। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लग जाता है। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर तमाशा देख रहे थे। किसी को क्या ही परी थी, किसी को दुख से। पांडे जी, आपकी बहू ने विधवा होकर बहुत बड़ा पाप किया है। कैलाश जी रोकने के लिए, कोशिश करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन दो चार आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसी नहीं है, वो तो गूंगी गाय है। अरे कोई गूंगी गाय नहीं है, पापन है पापन। पराये मर्द के साथ इसने रात बिताया है, और अब इस पापन को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विधवा आश्रम के मुख्य अध्यक्ष फरमान सुनाए जा रही थी, और पूरे गांव वाले सहमति से सर झुका लिया था, क्योंकि सरपंच भी साथ दे रहा था। अब सब धानी की तरफ बढ़ते हैं। धानी खामोशी से आग की लपटें देख रही थी। अब तो आंखों से आंसू निकलने भी बंद हो गए थे। क्या है उसकी जिंदगी? कुछ भी तो नहीं, एक कोरा कागज के अलावा। कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई उसके मरने के बाद आंसू बहाने वाला भी नहीं है। फिर वो क्या कर रही है जीकर? इस बदनामी के थप्पे के साथ तो अब जीना तो और मुश्किल हो गया है। पहले ही वो विधवा होने का श्राप झेल रही थी, और अब वो चरित्रहीन। ये बदनामी तो नहीं सह पाएगी। शायद खुद ही वो खुदकुशी कर लेती। अब उसे मौका मिल रहा है तो वो पीछे क्यों हटे? एक बार वो आग को देखकर डर जाती थी, लेकिन अगले ही पल उस आग को झेलने के बाद अपने प्यार, अपने पति के पास, अपने फौजी साहब के पास पहुंच जाएगी, और इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, सोचते हुए उसे सुकून मिलता था, और निडरता से आग को देखने लगती थी। नीरज बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल में नंबर डायल कर रहा था। बेचैनी से उस रास्ते की तरफ देख रहा था जो गांव की बाहर की तरफ से आ रही थी, लेकिन उस रास्ते पर कोई आता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब सब धानी को तरफ बढ़ने लगते हैं। कैलाश जी छटपटा कर बेहोश होने के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन कोई उन्हें छोड़ नहीं रहा था। नीरज सबकी तरफ देखता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था। सब मूर्ति बनकर खड़े हुए थे। शरद भी असहाय होकर अपने भाई की तरफ देख रहा था। कुछ औरतें धानी को पकड़कर आग की तरफ ले जाने लग जाते हैं। नीरज आगे बढ़कर धानी का हाथ पकड़ लेता है। हाउ डेयर यू! आप लोगों को हिम्मत कैसे हुई कि इसके बिना इजाज़त की इसे आग के हवाले करने की? और ये बकवास बंद कीजिए। हम गलती से कमरे में बंद हो गए थे। और लड़का, हाथ छोड़ विधवा का। तूने पहले इसके साथ रात बिताकर खुद को भ्रष्ट कर लिया है, अब क्यों इस गंदगी को हाथ लगाकर अपना हाथ गंदा कर रहा है? पहली बात तो ये कि आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, नहीं तो मुझसे इस तरह से बात करने का नतीजा कहीं आपके परिवार वालों को ना भुगतना पड़े। और दूसरी बात ये कि हम बस गलती से रूम में बंद हुए थे, किसी ने आकर बाहर से दरवाज़ा बंद किया था। अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते तो आप लोग ऐसे सरेआम कमरे में घुस नहीं पाते।
कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहता, ना कि बाहर से। नीरज सच्चाई बताने की फिर से कोशिश करता है। कमरा अंदर से बंद हो या बाहर से बंद हो, क्या फर्क पड़ता है? ये विधवा तो तुम्हारे कमरे में थी ना। विधवा को पराये मर्द को छूना किसी पाप से कम नहीं होता है, और अब तुम इसका हाथ थाम कर और पाप कर रहे हो। हाँ, और इसीलिए आज इस विधवा को जलाकर ये साबित करेंगे कि विधवा का नियम का जो विधवा उल्लंघन करेगी उसके लिए यही सजा होगा। गांव का सरपंच चिल्लाते हुए बोलता है। बलरामपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, जहाँ ढंग से बिजली पानी भी नहीं पहुंचता था। वहाँ भला समय रहते पुलिस कैसे पहुंच जाती? नीरज गुस्से से शरद को देखता है। वो बेचारा बेचारगी से नीरज को देख रहा था। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा था। 100-200 के लोग ऊपर थे, सभी के हाथों में मोटे मोटे लठ थे। नीरज अपने चारों तरफ नजर घुमाता है। अब उसे पुलिस के आने की संभावना कम ही नजर आ रही थी। जो करना होगा उसे ही करना होगा। अगर वो अपने बल का प्रयोग किया तो इतने सारे आदमियों में वो अकेले नहीं जीत सकता था। वैसे भी उसके भाई की कसम ने उसका हाथ बांध रखा था, क्योंकि अगर नीरज ज्यादा बोलता तो गांव वाले शायद उसे भी मारकर जिंदा जला देते। यहाँ के हालत देखकर शरद ने नीरज को कसम दे दिया था। अब एक पल के लिए उसे धानी के साथ इतनी हमदर्दी तो नहीं हो सकती है जितने सालों से अपने भाई के लिए है उसके मन में। हाँ, उसे धानी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन नीरज में उसकी जान बसती थी, इसलिए शरद ने नीरज को रोक रखा था। अब हटो रास्ते से, छोड़ो विधवा का हाथ। नीरज एक नजर धानी को देखता है, जो खुद उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब उसे भी ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी नहीं थी। उसे भी उस जलते हुए आग में जाना था। छोड़ो इसका हाथ, पहले ही तुम दोनों ने बड़ा अनर्थ कर लिया है। तो जब आप मानती है कि मैंने गलत किया है, तो सजा सिर्फ इसी क्यों मिल रही है? मुझे भी सजा दीजिए ना। या आप लोगों के बस कमजोर और बेसहारा लोगों को दबाना आता है? हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाइए। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुमको काहे छुए? तुम तो मर्द हो, और मर्द जात को बहकना आम बात होता है। औरत को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, और खासकर विधवाओं को। विधवाओं के ऊपर मर्द जात की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। और ये तुमको बहकाने गई होगी तो तुम बहक गए होगे। संस्कार तो ये भूल गई है ना अपना। ये लोग शहर में जाकर अपने परवरिश और संस्कार सब भूल गए हैं। वो औरत धानी के सास ससुर की ओर देखते हैं। सर जो सर झुकाकर खड़े थे, कैलाश जी असहाय हो चुके थे। शरद तुम कुछ करते क्यों नहीं है ना? बोलो अपने इन-लॉज को, गांव वालों को कुछ बोलने के लिए। शायद ये लोग इनकी बात सुनेंगे। नीरज शरद से बोलता है। शरद ईशानी की तरफ देखता है, जो खुद गुस्से में दिखाई दे रही थी। ईशानी बोलो ना मम्मा पापा को ये सब बोलने के लिए, भाभी को छोड़ देंगे। शरद आपको क्या लगता है मैंने नहीं बोला है? ये गांव वाले किसी की नहीं सुनते हैं, गवार कहीं के। भाभी को भी ध्यान रखना चाहिए था ना, क्या जरूरत थी नीरज भाई के कमरे में जाने की? ईशानी बेपरवाही से बोलती है। ईशानी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? शरद प्लीज, अब आप मत चालू हो जाना, वैसे दिमाग खराब है। कहाँ मेरा विदाई हो रहा था और कहाँ ये मुझे तमाशा देखना पड़ रहा है। शरद अपना सर निराशा से झटक लेता है। नीरज सबके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि धानी की मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, और वो अपने सामने किसी को ऐसे जिंदा जलते हुए देख नहीं सकता था। आखिर वजह भी तो वही बनी थी, क्योंकि नाम उसके साथ ही जोड़ा जा रहा था। आखिरी बार उस सड़क की ओर देखता है जो बाहर की तरफ से आ रही थी। तब तक उसके हाथों से धानी को छुड़ाकर आग की तरफ ले जाने लगता है। धानी बेसुध सी खींची चली जा रही थी। अब नीरज को गांव वालों ने घेर लिया था, क्योंकि उन सबको पता लग गया था शायद वो धानी के जलाने में कोई अड़चन पैदा करेगा। नीरज दो आदमी के सीने पर तेजी से लात मारता है, जिससे दो आदमी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसका उस घेरे से निकलने का रास्ता मिल गया था। कुछ दूरी पर ही शिवजी का मंदिर था। घंटी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी।
नीरज धानी को बचाने के लिए बढ़ता है। सामने वो एक औरत को देखता है जो शायद मंदिर से ही आ रही थी और तमाशा देखने के लिए वहां पर रुक गई थी। उसके हाथ में अभी भी पूजा के थाल था जिसमें लाल रंग का सिंदूर दूर से ही चमक रहा था। उस रंग और उस सिंदूर को देखकर नीरज के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है। मम्मा, आप रोज इसे क्यों लगाती हो? क्योंकि इससे तुम्हारे पापा की उम्र बढ़ती है। अच्छा, फिर डैड आपकी उम्र बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? नीरज के सवाल पर वसुंधरा जी शांत पड़ जाती है। अरे नहीं बेटा, ये हम लगा सकते हैं क्योंकि ये शादी की निशानी होती है। और शादी के दिन तुम्हारे पापा ने इसी सिंदूर से मेरा मांग भरा था ना, इसलिए मैं रोज लगाती हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे सबको पता चलता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। हमारा रिश्ता जायज कहलाता है। अभी तुम बहुत छोटे हो ना, जब बड़े होगे तब सिंदूर का महत्व समझ आएगा तुम्हें। अच्छा, फिर मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो शादी करूंगा, अपने आप वाइफ को ये लगाऊंगा। पागल, वसुंधरा जी प्यार से उसके गाल को खींच देती है। अरे देख क्या रहे हो, गंगाजल से स्नान कराओ। किसी की चिल्लाने की आवाज उसे वर्तमान में वापस लेकर आती है। वो धानी की तरफ देखता है जिसे सबके सामने नहला दिया जाता है। हर लाज हर शर्म से पर्दा उठ चुका था, जिसका अब तक कोई मुंह नहीं देख सकता था। अब सब उसका गीला शरीर देख रहे थे। सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपक गए थे। नीरज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नीरज उस औरत के पास पहुंचकर उसके हाथों से पूजा की थाल लेकर, थाल में जो सिंदूर भरा हुआ था अपने मुट्ठी में भरकर थाल वहीं जमीन पर गिरा देता है और तेज कदमों से धानी के पास पहुंच जाता है। धानी को नहाने के बाद घी से स्नान कराया जाता है ताकि उसके शरीर में आग आसानी से पकड़ सके। उसे तुलसी का माला पहनाकर एक लकड़ी के पाटे पर बिठा दिया जाता है। पाटे को पकड़ने वाला डंडा काफी बड़ा था। उस डंडे को पकड़कर जो भी इंसान उसे जलते हुए आग पर बिठाते, उसके हाथ न जले, इस बात का खास ध्यान रखा गया था। धानी चुपचाप आंख बंद किए हुए उस पाटे पर बैठ जाती है। अब उसे इस दुनिया से मुंह माया उठ चुका था। वो बस प्रतीक्षा कर रही थी कब उसे जलते हुए आग के अंदर रखा जाए और वो आग के लपटे में समा जाए। दो आदमी पाटे को उठाकर आग की तरफ ले जाने लग जाते हैं। नीरज दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। लगभग सबने धानी को बिठा ही दिया था। आग और धानी में बस 1 इंच का फासला था। 1 सेकंड में अगर वो देर करता तो शायद धानी थोड़ी झुलस जाती। अभी उसे वो और धानी को देखकर अपनी माँ याद आ रही थी। ऐसे ही उसकी माँ को भी सफ़ेद कफन में लिपटी हुई थी और आग के हवाले कर दिया गया था। वो तेजी से एक हाथ दानी के कमर में लपेटकर पाटे पर से खींच लेता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कर पाता, उससे पहले ही मुट्ठी में भरा हुआ सिंदूर उसके मांग में भर देता है। सिंदूर बिखरते हुए उसके सफ़ेद साड़ी पर भी गिर गए थे और सब कुछ लाल हो गया था। गांव वाले की हैरानी से मुंह खुल जाते हैं। अब यह मेरी पत्नी है और पत्नी पति के साथ रहती है। इस बात से तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए अगर आज सुबह अगर ये मेरे साथ मेरे कमरे में थी तो अपने पति के साथ थी, जो कि कॉमन होता है। अगर किसी ने भी इसकी तरफ कदम उठाया तो इस पूरे गांव का सत्यानाश मैं अकेले कर दूंगा। नीरज सक्सेना नाम है मेरा। मेरी ताकत को आप लोग जानते नहीं हैं। ये पंचायत, ये पुलिस में 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। और ये जो लोग मरने का फरमान सुना रहे हैं ना, आप लोग बहुत जल्द हर जाना भरना पड़ेगा। सब उसके बात को सुनते फिर भी उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सरपंच जी की चिल्लाने की आवाज आती है। कोई अब उसे कुछ नहीं कहेगा। ब्याहता है उसकी। जो गलती उन्होंने की है, इस लड़के ने जिम्मेदारी उठा ली है। दोनों मीना मंदिर में विधिवत ब्याह शादी किए, इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जाना सकते हैं। सरपंच अपना फैसला सुनाते हुए खड़े हो जाते हैं।
ये पंचायत यहीं स्थगित किया जाता है। दोनों को शादी के लिए मंदिर में ले आ जाए। नीरज बगल में खड़ी धानी को देखता है, जो कभी अपने हाथों में सर लगाकर सिंदूर को देख रही थी, तो कभी आग भरी नजरों से सामने खड़े शख्स को। भाई, शरद उसके पास पहुंचता है। भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, कल नए भाग के साथ हाजिर हो जाएंगे। कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।